वेलकम स्टूडेंट्स, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डीसी परिपथ के अंतिम टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे किरचॉफ के करंट नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ के करंट नियम के बारे में जानते हैं। आइए, सबसे आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम। किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने किरचॉफ का नियम दिया विद्युत को लेकर। आइए देखते हैं इनके हिसाब से क्या होता है। इन्होंने दो नियम दिए थे। पहला था किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ या धारा का नियम बोलते हैं इसी को, धारा का नियम। इसी को बिंदु का नियम बोलते हैं, बिंदु का नियम। और दूसरा होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये दो नियम किरचॉफ ने दिए थे, जिसे हम किरचॉफ का नियम कहते हैं। यह डीसी परिपथ का हमारा अंतिम टॉपिक है। तो आइए सबसे पहले डील करते हैं किरचॉफ का करंट लॉ। नाम से ही पता चल रहा है कि किरचॉफ का करंट लॉ बोल रहा है तो करंट से संबंधित होगा, और किरचॉफ का अगर वोल्टेज लॉ बोल रहा है तो वोल्टेज लॉ। इसे मेष का नियम भी कहते हैं, मेष का नियम इसे कहते हैं, मेष का नियम। तो आइए सबसे पहले देखते हैं किरचॉफ का करंट लॉ। सबसे पहले देखते हैं किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है। किरचॉफ्स करंट लॉ, करंट नियम, किरचॉफ का करंट नियम। ये दोनों नियम बहुत ही आसान है अगर आप जाने तो। किरचॉफ का करंट नियम क्या होता है, ये देखिए। इसको समझने के लिए हम पहले इसे बिंदु का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक टर्मिनल होता है जिसे हम लोग कहते हैं संधि। संधि का अर्थात होता है जोड़, संधि का अर्थात होता है जोड़। तो किसका जोड़? तो बहुत सारे परिपथ अर्थात तारों का जोड़। ये सारे तार आपस में आके किसी एक जंक्शन पर मिल रहे हैं। इस जंक्शन को हमने कहा संधि जंक्शन। इस जंक्शन को हमने कहा संधि। ये बहुत सारे तार हैं और ये आपस में किसी एक बिंदु पर मिल रहे हैं। तो कुछ करंट आ रहे होंगे, जैसे इसको I1 ले लिया, इसको I2 ले लिया, इसको I3 ले लिया, इसको I4, I5, I6 और I7। ये हमने 7 करंट माने कि इस बिंदु पर आ रहा है। कुछ करंट को हम इनकमिंग ले लेते हैं, मतलब आता हुआ ले लेते हैं। कुछ करंट को हम जाता हुआ ले लेते हैं, मतलब इस बिंदु से कुछ करंट बाहर निकल रहे हैं और कुछ करंट आ रहे हैं। और इसको अंदर क्यों ले लो और इसको बाहर क्यों ले लो। तो हमने देखा कि किसी बिंदु पर कुछ करंट आ रहे होंगे और कुछ करंट जा रहे होंगे। ठीक उसी प्रकार इसको एक गणितीय रूप में निरूपित किया किरचॉफ ने। इसे किरचॉफ का करंट नियम कहते हैं। तो इसका गणितीय रूप क्या होता है? किसी संधि या जंक्शन पे, किसी संधि या जंक्शन, किसी संधि या जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं अर्थात करंट, धाराओं का बीजगणितीय योग। कौन सा योग? बीजगणितीय, अर्थात डायरेक्शन के हिसाब से ले लेंगे हम यहाँ पे। बीजगणितीय योग शून्य होगा, बीजगणितीय योग शून्य होगा। ये हो गया किरचॉफ का करंट नियम। किसी संधि या जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा। इसको यहाँ देखते हैं। अब संधि या जंक्शन पर मिलने वाली, अब इसको निरूपित करते हैं गणितीय रूप में। I1 क्या हो रहा है? इनकमिंग करंट है। तो हम सबको जो आ रहा है हम उसे प्लस ले रहे हैं, मतलब जंक्शन की ओर आ रहा है, मतलब जंक्शन में आ रहा है, इसे हम ले रहे हैं प्लस। आप दोनों ले सकते हैं। और जो जा रहा है आप उल्टा भी ले सकते हैं, इसे उसे लेते हैं माइनस। ठीक है, तो हमने आ रहा है उसको। तो यहाँ पे ये I1 को देखिए, इस I1 को, ये I1 क्या हो रहा है? आ रहा है। तो हमने इसको लिया I1 प्लस पे, फिर देखा I2 भी आ रहा है तो I2 प्लस में,
फिर देखा हमने I3 जा रहा है, तो I3 जा रहा है उसको क्या लेना है, माइनस में I3। फिर I4 अंदर की ओर आ रहा है, I4 तो हमने I4 प्लस में ले लिया। फिर I5 भी अंदर की ओर आ रहा है, तो I5 को भी हमने प्लस में ले लिया। I6 भी आ रहा है और I7 जा रहा है, तो I6 आ रहा है तो I6 को हमने लिया प्लस में, और I7 जा रहा है तो लिया हमने I7 को माइनस में। ये हो गया हमारी सभी किसी संधि पर, इस संधि पर क्या हो गया, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। ये हो गया सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, और आगे क्या कहता है, शून्य होगा बराबर 0। ये है किरचॉफ का रंगा। इसे और आगे सॉल्व करते हैं। हम माइनस वाले को उस तरफ ले जाते हैं और प्लस वाले को इस तरफ, I1 प्लस I2, I3 को उस तरफ ले गए, प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 इज इक्वल टू I3 प्लस I7। दो करंट थे तो हम, ये हो गया करंट। अब ये करंट सारे देखिए कैसे करंट है, आते हुए करंट है। इनको बोलेंगे इनकमिंग करंट, जो आ रहा है या आता हुआ करंट किसी संधि पर, ये हो गया इनकमिंग करंट, और ये हो गया आउट गोइंग करंट। अतः किरचॉफ के करंट नियम को हम क्या कहते हैं, किसी संधि पर इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी परिभाषित कर सकते हैं और ये भी परिभाषित करते हैं, लेकिन ये परिभाषा ज्यादा अच्छी है कि किसी संधि या जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह एक्चुअल परिभाषा है, और ये हम डेरिवेशन से कह सकते हैं कि किसी संधि या जंक्शन पर मिलने वाले सभी, आने वाले सभी इनकमिंग करंट जाने वाले सभी करंट अर्थात आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। मतलब इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट इस संधि पर। इस संधि को हम नाम भी दे सकते हैं ABC। तो इस तरह हमें सारे कुछ दिए रहेंगे, इसमें से हमें कोई एक वैल्यू नहीं दी रहेगी जिसे निकालना है, बाकी सारे वैल्यू दी रहेंगे। जैसे I1 I2 I3 I4 I4 6 दिया है और I7 निकालने के लिए बोलो, तो हम इस इक्वेशन को उपयोग करके किरचॉफ के करंट ना से हम, अब हम देखते हैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। आइए अब हम देखते हैं किरचॉफ के वोल्टेज के नियम। वोल्टेज के नियम क्या कहता है, ये वाला पढ़ रहे हैं हम, किरचॉफ के वोल्टेज का नियम या मेश रूल नियम, इसी को मेश रूल भी कहते हैं। किरचॉफ का वोल्टेज का नियम देख लिया हमने। किरचॉफ का मेश कहने का अर्थ है एक बंद परिपथ। सबसे पहले मेश कहने का अर्थ है एक बंद परिपथ। एक कोई बंद परिपथ ले लीजिए, इसमें कुछ रेजिस्टेंस बना देते हैं, ये हो गया बंद परिपथ। ये वाला जो बिंदु है A, B और ये C, ये तीनों बिंदु कैसे हैं, एक बंद परिपथ के रूप में है। तो मेश का अर्थ ही होता है एक बंद परिपथ। इस बंद परिपथ में हमें वोल्टेज की गणना करनी है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। तो वोल्टेज के नियम पढ़ रहे हैं हम, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। तो जब वोल्टेज के नियम पढ़ रहे हैं तो हमें इस पर वोल्टेज ज्ञात करना है। तो किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या कहता है, देखिए, किसी बंद परिपथ में सबसे पहले कंडीशन तो यही है किरचॉफ वोल्टेज के लिए कि किसी बंद परिपथ में, तब क्लोज्ड सर्किट में, किसी बंद परिपथ में उपस्थित सभी वोल्टेजेस का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। किसी बंद परिपथ में उपस्थित सभी वोल्टेजेस का बीजगणितीय योग शून्य होता है। हमने क्या कहा, किसी बंद परिपथ में ABC एक बंद परिपथ है, इसमें उपस्थित जो भी वोल्टेज होगा उसका बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो एक बंद परिपथ है, आइए देखते हैं। अब इसमें बात करते हैं वोल्टेजेस। तो वोल्टेजेस दो प्रकार के हो सकते हैं। ये वोल्टेजेस कहने का मतलब, एक हो सकता है वोल्टेज ड्रॉप, और एक है वोल्टेज ड्रॉप, और दूसरा है जो वोल्टेज का मेन सोर्स होगा, जो डायरेक्टली दिया होगा, एक वोल्टेज सोर्स होगा और एक वोल्टेज ड्रॉप होगा।
ये दोनों वोल्टेज के प्रकार हैं। अगर किसी परिपथ में देखा जाए तो वोल्टेज ड्रॉप को कैसे शो करेंगे, तो जितना करंट और रेजिस्टेंस ओम के नियम से V इज इक्वल टू क्या होता है, ये और इसको सीधा लेंगे V। तो ये दो प्रकार के वोल्टेजेस हैं। तो अब हम इस पे मान लेते हैं कि इस पे धारा I1, ये वाले इस पे धारा I1 प्रवाहित कर लेते हैं, ये R1, इस पे धारा I2 प्रवाहित कर लेते हैं R2 के सापेक्ष, और इसमें धारा I3 प्रवाहित कर लेते हैं R3 पे। ये रेजिस्टेंस को मैंने R1 माना, इसको R2 माना और इसको R3 माना। 3 रेजिस्टेंस हो गए। कहीं पे एक वोल्टेज सोर्स भी ले सकते हैं आप चाहें तो, ये लीजिए वोल्टेज सोर्स भी ले लिया मैंने V, ये वोल्टेज सोर्स ले लिया। तो जब वोल्टेज सोर्स लेंगे तो इसका गणितीय निरूपण कैसे करेंगे, तो वोल्टेज सोर्स जब भी लेंगे तो डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स लेंगे। अब हमें किसी एक बिंदु से पकड़कर किसी तरफ चलना पड़ेगा, क्योंकि बंद परिपथ है तो हमें वापस घूम के वहीं पे आना है। तो हम अगर धारा की दिशा में चलते हैं, मान लीजिए इस धारा की दिशा में चल रहा हूँ मैं, ये धारा की दिशा में चला, तो पहले धारा यहाँ से चलना चालू करते हैं, ये रहा। तो धारा की दिशा में आगे बढ़ाना है। तो जब धारा की दिशा में आगे बढ़े तो माइनस लेते हैं I3 R3, मैं धारा की दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ, फिर यहाँ से गया माइनस I2 R3, और यहाँ आया तो मैंने देखा ये किससे निकल रहा है, ये नकारात्मक और ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से निकल रहा है तो प्लस V, और फिर यहाँ पे धारा की दिशा कैसी हो गई हमारे लिए, उल्टी हो गई। तो जब उल्टी हो गई तो हम इसे क्या ले लेते हैं, प्लस I1 R1 इज इक्वल टू 0। ये है किरचॉफ के नियम। मतलब ये एक वोल्टेज सोर्स हो गया, ये वाला एक वोल्टेज सोर्स हुआ, ये वाला एक वोल्टेज सोर्स हुआ, और ये एक खुद में वोल्टेज सोर्स है कंप्लीट, और ये एक वोल्टेज सोर्स है। ये वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज सोर्स तो मैंने लिया है। तो इसमें दो नियम देखना है कि जिधर से चलना है तो धारा की दिशा में चलेंगे, अगर धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चलेंगे तो माइनस लेना है, और धारा के विपरीत चलना है, अगर विपरीत, धारा के अगर विपरीत चलना है तो कैसे लेना है, पॉजिटिव लेना है। और अगर वोल्टेज सोर्स लेना है तो अगर बढ़ते जिधर से निकल रहे हैं हम, जैसे इस डायरेक्शन से यहाँ निकले तो ये प्लस है पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव लेना है। वोल्टेज का जिस टर्मिनल से हम डायरेक्शन देखेंगे उस टर्मिनल का लेना है, जिस टर्मिनल का दिशा उसी को काउंट करना है। हमने देखा कि किसी बंद परिपथ में उपस्थित सभी वोल्टेजेस का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो वोल्टेज का शून्य होता है तो वोल्टेजेस दो टाइप के हो सकते हैं किसी बंद परिपथ में। पहला वोल्टेज ड्रॉप जिसे I/R शो करेंगे, और वो एक डायरेक्टली वोल्टेज सोर्स हो सकता है। तो हम वोल्टेज सोर्स को डायरेक्ट लिखे, और जो वोल्टेज ड्रॉप है हमने उसे I3 R3 के माध्यम से लिखा, लेकिन ये भी एक वोल्टेज सोर्स है। तो हमने सभी वोल्टेजेस जब बोला है तो हम सब वोल्टेजेस को ले रहे हैं, तो ये हमने सभी वोल्टेजेस को ले लिया। तो किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या कहता है कि किसी बंद परिपथ में उपस्थित सभी वोल्टेजेस का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। और ये हमारा फॉर्मूला है। आप चाहे तो माइनस वाले को फिर से एक तरफ ले सकते हैं, और यहाँ से ऐसे दो इक्वेशन मिलेंगे। वोल्टेज सोर्स जब सॉल्व हमें बंद परिपथ में तो हमें दो इक्वेशन मिलेंगे, दोनों में से हम विलोपन या प्रतिस्थापन विधि लगा के किसी एक का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो गया किरचॉफ का वोल्टेज नियम। हमने किरचॉफ का पहला नियम पढ़ा, करंट नियम, जिसमें ये कहा गया, जिसे संधि का नियम भी कहते हैं, जंक्शन का नियम भी कहते हैं। उसमें ये कहा गया कि किसी जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय मान क्या होता है, शून्य होता है। और इसमें क्या हुआ, किसी बंद परिपथ में उपस्थित सभी वोल्टेजेस का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो ये हमने किरचॉफ के नियम पढ़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। किरचॉफ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, परीक्षा में से सवाल भी आता है और इसे सॉल्व भी करना है। हमने अभी किरचॉफ के नियम पढ़े। अब आइए इस डीसी परिपथ वाले चैप्टर को समाप्ति की ओर ले चलें और एक आखिरी बिंदु पढ़ना है जिसकी बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए, वो है प्रतिरोध का मापन। कि हमने प्रतिरोध पढ़ लिया था, ओम के नियम पढ़े, हमने डीसी परिपथ पढ़ा, कलर कोडिंग निकालना पढ़ा, और आखिरी में हम पढ़ते हैं प्रतिरोध का मापन। प्रतिरोध का मापन पढ़ने के लिए हमें किरचॉफ के नियम जानना जरूरी था, इसलिए हमने उससे पहले किरचॉफ के नियम पढ़े। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोध का मापन, और यह हमारा अंतिम चैप्टर का अंतिम बिंदु है।
आइए देखते हैं प्रतिरोध का मापन। सबसे पहले प्रतिरोध को हमने ऐसा स्टैंडर्ड कोई बांटा नहीं गया, लेकिन प्रतिरोध को हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से प्रतिरोध को 3 भागों में बांट लिया है, जो उनकी वैल्यू के हिसाब से होता है। जैसे कि पहला बांटा मैंने किसमें, निम्न प्रतिरोध में, दूसरा है मध्यम प्रतिरोध में और तीसरा है उच्च प्रतिरोध में। इसे आप स्पष्ट समझ रहे होंगे कि ये प्रतिरोध की वैल्यू के हिसाब से बटा है। तो ये है निम्न प्रतिरोध। तो निम्न प्रतिरोध कितने तक करेंगे, अगर 1 ओम से अगर कम है, लेस देन 1 ओम, ये 1 है। 1 ओम से अगर कम है तो उसे हम निम्न प्रतिरोध में लेंगे। 1 ओम से 100 ओम तक हम उसे मध्यम प्रतिरोध में लेंगे, और 100 ओम से ऊपर ग्रेटर देन 100 ओम, अगर ग्रेटर देन 100 ओम है तो हम उसे उच्च प्रतिरोध में लेंगे। तो इसको नापने के लिए अलग विधि, इसको नापने के लिए अलग विधि और इसको नापने के लिए अलग विधि, अर्थात निम्न, मध्यम और उच्च प्रतिरोध तीनों को नापने के लिए अलग अलग विधियां हैं। क्योंकि इन सब की वैल्यू अलग अलग है, इसलिए इसके उपकरण अलग अलग बनाए हैं। और प्रतिरोध का मापन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमें प्रतिरोध के बारे में जानना है। तो आइए देखते हैं कि इसको मेजर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं निम्न प्रतिरोध। निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए सामान्यतः 4 मेथड होते हैं। पहला है अमीटर वोल्टमीटर मेथड, अमीटर वोल्टमीटर, हिंदी में ही लिखता हूं पूरा, अमीटर वोल्टमीटर विधि, अमीटर वोल्टमीटर विधि। याद रखिएगा, हम निम्न प्रतिरोध के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरा होता है हमारा डीसी पोटेंशियोमीटर, या डीसी विभव मापी भी बोलते हैं, ये होता है डीसी पोटेंशियोमीटर। इसे दिष्ट विभव मापी भी कहते हैं। तीसरा होता है केल्विन डबल ब्रिज। तीसरा क्या होता है, केल्विन डबल ब्रिज। केल्विन सैंटिन थे, वो डबल ब्रिज मेथड से नापते थे। ये हो गया केल्विन डबल ब्रिज मेथड। और एक आखिरी मेथड है ओम मीटर मेथड, ओम मीटर मेथड। ये हमारे निम्न प्रतिरोधों को मापने के लिए 4 विधियां हैं। निम्न प्रतिरोध कितना, 1 ओम से कम हो, जिस प्रतिरोध का मान 1 ओम से कम है उसे नापने के लिए हम अमीटर वोल्टमीटर विधि पहला, दूसरा डीसी पोटेंशियोमीटर, तीसरा डबल केल्विन ब्रिज और चौथा ओम मीटर मेथड का उपयोग करते हैं। जबकि मध्यम प्रतिरोध को नापने के लिए कुछ अलग विधियां हैं। आइए देखते हैं क्या क्या विधि है। ये रेंजेस के हिसाब से बटे हुए हैं। तो सेम पहला वाला वोल्ट मीटर अमीटर, अमीटर वोल्ट मीटर लिखिए, अमीटर, एक और एम रहेगा इसमें, वोल्ट मीटर मेथड, अमीटर वोल्ट मीटर मेथड। ये हो गया मध्यम प्रतिरोध को नापने का पहला। इसका रेंज जो है ये 1 ओम से कम वाले के लिए कम रेंज का अमीटर वोल्ट मीटर रहेगा, और इसमें ज़्यादा रेंज वाले का रहेगा। दूसरा रहता है इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसे व्हीटस्टोन सेतु भी कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु। और एक होता है डायरेक्ट डिफ्लेशन, इसका होगा डायरेक्ट डिफ्लेशन मेथड। 3 विधियां होती है, अमीटर वोल्टमीटर मेथड, व्हीटस्टोन ब्रिज और डायरेक्ट डिफ्लेशन विधि। और उच्च प्रतिरोध को नापने के लिए भी 3 विधियां हैं। पहला है लॉस ऑफ चार्ज मेथड, आवेश की हानि बोलते हैं इसको, लॉस ऑफ चार्ज, लॉस ऑफ चार्ज मेथड। दूसरा है मैगर, और तीसरा है एक व्यक्ति थे, साइंटिस्ट थे, जिसका नाम है प्राइस की गार्ड वायर विधि बोलते हैं जिसको, GUARD वायर विधि, प्राइस की गार्ड वायर विधि। निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए 4 होते हैं, अमीटर वोल्टमीटर विधि, डीसी पोटेंशियोमीटर विधि, केल्विन डबल ब्रिज विधि और ओम मीटर मेथड। मध्यम प्रतिरोध को नापने के लिए अमीटर वोल्टमीटर मेथड, व्हीटस्टोन ब्रिज और डायरेक्ट डिफ्लेशन। और उच्च प्रतिरोध जो 100 ओम से ज़्यादा है उसे नापने के लिए लॉस ऑफ चार्ज मेथड, मैगर और प्राइस की गार्ड वायर विधि। इसमें से सिर्फ हमें एक ही पढ़ना है अभी इस टॉपिक पे, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। आप सबने पढ़ा भी होगा
12वीं या 10वीं में किस फिजिक्स में व्हीटस्टोन ब्रिज है, परंतु आज हमें यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज से नापते कैसे हैं, करंट रेजिस्टेंस का मेजर कैसे करते हैं, सॉरी करंट बोल दिया था, रेजिस्टेंस का कैसे मेजर करेंगे और कैसे रेजिस्टेंस मेजर कर रहा था, मध्यम प्रतिरोध। मध्यम प्रतिरोध इसी का पढ़ने के आशय यह है क्योंकि जितने भी मोस्टली एप्लीकेशन होते हैं या एप्लीकेशन जो बने हुए हैं या इक्विपमेंट जो होते हैं सारे, वो इक्विपमेंट जो है वो इसी प्रतिरोध के बीच में आते हैं। 1 से 100 ओम प्रतिरोध के बीच में ही सभी प्रतिरोध सभी इक्विपमेंट या एप्लीकेशन हमारे आते हैं, इसलिए हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको ये एक इंग्लैंड के प्रोफेसर थे व्हीटस्टोन, उन्होंने नापने की एक विधि बनाई जिसे व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। तो आइए सबसे पहले ब्रिज का अर्थ जान ले। ब्रिज होता है 4 रेजिस्टेंसों वाला एक ब्रिज बना लेते हैं। साइड में बनाते हैं ताकि आसानी हो, यहाँ बना लेते हैं। ये 1 रेजिस्टेंस, ये 2 रेजिस्टेंस, ये 3 रेजिस्टेंस, ये चौथा वाला, यहाँ पे कुंजी दे देते हैं, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं धारा माप, यहाँ पे एक कुंजी दे देते हैं। इसको हम A B C D हो गया वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस, इसको कहने देते हैं हम K1 कुंजी 1 और इसको कह देते हैं कुंजी 2 अर्थात स्विच 1 या स्विच 2। ये हो गया। ये है हमारा केल्विन ब्रिज। हम इसको रेजिस्टेंस P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, इसको S मान लेते हैं, P Q R S। अब व्हीटस्टोन होता क्या, व्हीटस्टोन जो ब्रिज है उसे मेजर कैसे करते हैं, आइए देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का मेजरमेंट कैसे होता है। पहले व्हीटस्टोन ब्रिज को हम कंडीशंस रखेंगे। पहले व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होनी चाहिए, ब्रिज क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ये जो ब्रिज है, ब्रिज मतलब सेतु, इस व्हीटस्टोन सेतु भी कहते हैं ना, ब्रिज मतलब सेतु। ये कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, संतुलित, जिसके लिए शब्द यूज किया गया है बैलेंस्ड। सेतु संतुलन की स्थिति होनी चाहिए। दूसरा है कोई 3 प्रतिरोध ज्ञात होने चाहिए, कोई 3 प्रतिरोध ज्ञात होने चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। और ये जो गैल्वेनोमीटर यूज किया गया है, ये वाला गैल्वेनोमीटर जो धारामापी उपयोग किया गया है, यह सुग्राही होना चाहिए, मतलब एक्यूरेट होना चाहिए। सुग्राही धारामापी मतलब धारामापी अच्छे से काम करने वाला होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट धारामापी होना चाहिए, जैसे सुग्राही धारामापी के। ये 3 कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। ये P Q R S बैलेंस होना चाहिए। देखते हैं अभी कि बैलेंस्ड होता कैसे, किसको बैलेंस कहेंगे हम, कंडीशन देखते हैं। कंडीशन हो गया, अब देखते हैं बैलेंस कैसे होता है। आइए अब इसको चरणबद्ध तरीके से लिखते हैं। तो पहला स्टेप 1, स्टेप 1 पे हम क्या करते हैं, इस कुंजी को, ये जो कुंजी है यहाँ पे, इस कुंजी को हम कनेक्ट कर देते हैं। तो जब कुंजी को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से धारा फ्लो होने लगती है, यहाँ आती है करंट I, जो यहाँ तक पहुँचती है, यहाँ से 2 भागों में बढ़ जाती है, इधर पहुँचता है I1 और इधर बढ़ता है I2। मतलब P1 रेजिस्टेंस पे I1 और R रेजिस्टेंस में I2।
अब क्या होता है, ये अगर कंडीशन बैलेंस्ड है, ये अगर परिपथ पूरा बैलेंस्ड है तो इस धारा मापी में कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, अर्थात विचलन नहीं होना चाहिए, तब इसको कहेंगे बैलेंस्ड कंडीशन। अर्थात ये जो करंट है यहाँ से सीधा एस की ओर जाए, ना कि इस जी की ओर बी से, और ये I1 इधर क्यू की ओर जाए, ना कि इधर जी की ओर, तब बैलेंस्ड है। मतलब इस जो परिपथ है, ये बी और डी के बीच जो परिपथ है, इस परिपथ में कोई धारा प्रवाहित होनी नहीं चाहिए। बी और डी के बीच क्या होना चाहिए, कोई धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए, तब उसे कैसे कहेंगे, बैलेंस्ड। तो सबसे पहले परिपथ को क्या कर लिया हमने, बैलेंस्ड कर लिया। बैलेंस्ड करने का मतलब क्या है, धारा मापी में कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए, धारा मापी का रीडिंग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। हो गया, इस धारा मापी का ये इसमें जो विक्षेपण, इसका जो डायरेक्शन है वो शून्य पे होना चाहिए। क्या पे होना चाहिए, शून्य पे होना चाहिए। ये हो गया बैलेंस्ड। अब क्या करते हैं, इस कुंजी K1 को दबाएं, K1 कुंजी को जोड़ने पर, K1 कुंजी को जोड़ने पर, इस K1 कुंजी को जैसे ही जोड़े, इस परिपथ में क्या हुआ, करंट फ्लो चालू हो गया। तो P में कौन सा करंट फ्लो हुआ, I1, R में कौन सा करंट फ्लो हुआ, I2, ठीक उसी प्रकार Q में कौन सा करंट फ्लो हुआ, तो I1, और S में कौन सा करंट फ्लो हुआ, तो I2। ये समझेंगे, ये लिखना है आपको। तब P रजिस्टर में प्रवाहित होने वाला धारा I1 होगा और R रजिस्टर में प्रवाहित होने वाला धारा I2 होगा। इस प्रकार से आपको पूरा डिटेल देना है, ये पूरा डिटेल देना है आपको। ये हो गया बैलेंस्ड कंडीशन पे, K हो गया। अब क्या कहते हैं, इसे हम इस बिंदु पर किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा देते हैं। तो हम देखते हैं ए बी डी ए में, बंद परिपथ ए बी डी ए में, स्टेप 2 आ गया हमारा। हमने कंडीशन बैलेंस कर लिया, ये हो गया स्टेप 2। हम बंद परिपथ ए बी डी ए में देख रहे हैं। बंद परिपथ कौन सा है, ए बी डी ए। ए बी डी ए देखते हैं, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा डी, और ये रहा फिर ए। हम इस बंद परिपथ पे धारा देखते हैं। तो इस बंद परिपथ पे धारा हम देखेंगे तो क्या आएगा, हम धारा की दिशा में चलते हैं या धारा की विपरीत दिशा में, आपको जैसा भी चलना है। तो हम धारा की दिशा में चले तो -I1 R, और धारा की दिशा में चल रहे हैं तो हम सकारात्मक ले रहे हैं, और धारा की विपरीत दिशा में आ गया हमें -I2, सॉरी ये I1 के साथ P रहेगा, और I2 के साथ क्या है, R = 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक उसी प्रकार BDCB में लेंगे लूप, BDCB में यहाँ भी कौन सा धारा प्रवाहित होगा, I1, यहाँ भी कौन सा धारा प्रवाहित होगा, I2। यही धारा यहाँ से इधर आएगी और ये धारा यहाँ से बढ़ के इधर आएगी। अब इस लूप में देखते हैं, तो इस लूप पे भी ऐसे चलते हैं, तो यहाँ से चले अपन, तो ये हो गया I1 Q माइनस I2 S बराबर 0, समीकरण नंबर 2। दो समीकरण मिल गए हमें, एक लूप 1 से और एक लूप 2 से। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इसको इस तरफ ले जाते हैं। I1 P बराबर हो जाएगा, ये I1 P = क्या हो जाएगा, I2 R, और I1 Q = हो जाएगा I2 S। ये होगा, इसको मैंने इस तरफ ले गया। समीकरण 1 व 2 सॉल्व किए, ये बन गया हमारा समीकरण 3, और ये हो गया समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 को आपस में भाग देने पर 3 भागित 4 कर दिया मैंने, समीकरण 3 को 4 से भाग कर दिया। ये समीकरण 3 था, इसको 4 से भाग किया तो ये आया I1 P डिवाइडेड बाई I1 Q = I2 R बाई I2 S। I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, तो हमारे पास क्या आया, P/Q = R/S। फिर से देखिए एक बार, स्टेप सबसे पहले कंडीशन क्या करना है, ब्रिज को संतुलित करना है, इसको बैलेंस्ड करना है। कोई 3 प्रतिरोध हमें पहले से ज्ञात होनी चाहिए, तो चौथा प्रतिरोध हम निकाल सकते हैं। सुग्राही धारामापी होना चाहिए, धारामापी जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए। फिर देखते हैं स्टेप 1 क्या है, बैलेंस्ड होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, स्टेप 1 पे इसको हमने क्या किया, बैलेंस किया।
फिर क्या किया, कुंजी K1 को जोड़ा, इस K1 को जोड़ने पर इस पे धारा I प्रवाहित हुई जो यहाँ पे दो भागों में बट गई, I1 और I2 पे। तब हम प्रतिरोध P पे I1 धारा प्रवाहित हुई, यही धारा क्योंकि ये बैलेंस्ड है तो इसलिए ये धारा इधर नहीं आके ये धारा इधर की ओर आएगी I1, तो Q पे भी वही धारा प्रवाहित हुआ I1। फिर R पे I2, यहाँ पर से देख सकते हैं आप R पे I2 और S पे भी I2 धारा प्रवाहित होती है। ये लिखना है आपको कि इस प्रतिरोध में ये धारा प्रवाहित होती है। अब हम देखते हैं किरचॉफ के सेकंड लॉ से, हम KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ से किरचॉफ वोल्टेज लॉ लिया हमने लो दो बार। एक पहली बार लिया बंद परिपथ A B D A पे, हमने ऐसा चला, हमने धारा के साथ साथ चला तो I1P पहला वोल्टेज ड्रॉप माइनस दूसरा वोल्टेज ड्रॉप I2R इज इक्वल टू 0। मतलब इस पे कुल वोल्टेज, इस बंद परिपथ में कुल वोल्टेजेस क्या है, बीजगणितीय योग क्या है, 0 है। और इस परिपथ में इन प्रतिरोध या वोल्टेजों का, ये जो प्रतिरोध और करंट का मल्टीप्लिकेशन वाला वोल्टेज है अर्थात वोल्टेज ड्रॉप क्या है, इस पे 0 है। हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया, I1P को I2R को उस तरफ ले गए तो प्लस हो गया यहाँ पे, I1Q को यहीं रहने दिया, I2S को इस तरफ ले गए तो ये प्लस हो गया। फिर समीकरण 3 को 4 से भाग कर दिया तो 3 भागित 4 करने पर क्या होगा, I1P डिवाइडेड बाई I1Q आएगा, तो I1 काट दिए। उसी तरह इस प्रकार R/S, तो P/Q इज इक्वल टू R/S। तो इसके निष्कर्ष क्या आता है कि ये क्या है, P और Q क्या है, ये प्रतिरोध के संगत भुजा है। आपस में ये भुजाएं कैसे हुई है, जुड़ी हुई है, ये इसकी भुजा जुड़ी हुई है और ये इसकी भुजा जुड़ी हुई है। तो सेतु संतुलन की स्थिति में होता क्या है, ये देखिए, सेतु संतुलन की स्थिति में, किसकी स्थिति में, सेतु संतुलन की स्थिति में, सेतु संतुलन की स्थिति में, किसकी स्थिति में, सेतु संतुलन की स्थिति में। ये लिखना है किन्हीं दो, ये दो है या ये दो है, किसी दो संगत भुजाओं के प्रतिरोध, किन्हीं दो संगत भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का क्या है, अनुपात। ये दो संगत भुजाएं हैं, ये P और Q इनके प्रतिरोध हैं और इसका अनुपात है P और Q। हम इस पहले वाले लाइन को डिफाइन किया, अभी तक हमने क्या किया, इस पहले वाले लाइन को डिफाइन किया कि किसी बंद परिपथ में सेतु संतुलन की स्थिति में किन्हीं दो भुजाएं कौन सा है, ये AB और BC, इन दोनों भुजाओं के प्रतिरोध P और Q का अनुपात अन्य दो संगत भुजाओं के, अन्य दो कैसे हैं, भुजा AD और DC, अन्य दो भुजा हैं, ये भी संगत भुजा है, तो अन्य दो संगत भुजाओं के प्रतिरोध अनुपात, प्रतिरोध, अन्य दो सेम चीज, संगत भुजाओं के प्रतिरोध के बराबर होता है। प्रतिरोध इतने में अन्य दो संगत भुजाओं के प्रतिरोध कौन से होंगे, R और S का के बराबर होता है। क्या होता है, के बराबर होता है। सेतु संतुलन की स्थिति में, सेतु संतुलन है हमारा, किन्हीं दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, किन्हीं दो संगत भुजा हैं, ये AB और BC संगत भुजा के प्रतिरोध कौन कौन से हैं, P और Q का अनुपात, मतलब P और Q का अनुपात अन्य दो संगत भुजा के प्रतिरोध कौन कौन से हैं, R और S के बराबर होता है। यही होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत। सेतु संतुलन की स्थिति में किन्हीं दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, प्रतिरोधों क्योंकि दो है बहुवचन यूज करेंगे, प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो संगत भुजाओं के प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। आप इधर का भी इसके बराबर कह सकते हैं या इधर का भी इसके बराबर कह सकते हैं। तो आज हमारा डीसी परिपथ का कंप्लीट चैप्टर खत्म होता है, जिसमें हमने प्रतिरोध देखा, प्रतिरोध के नियम देखे, प्रतिरोध का कलर कोडिंग देखा और उसके बाद प्रतिरोध की स्थिति देखी, कैसे कैसे किन कंडीशनों पे होता है। हमने ओम के नियम पढ़े, ओम के नियम के बाद हमने किरचॉफ के दो नियम पढ़े, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और अंत में हमने मेजरमेंट ऑफ प्रतिरोध देखा, प्रतिरोध का मापन कैसे करते हैं, निम्न प्रतिरोध, मध्यम प्रतिरोध और उच्च प्रतिरोध का, और अंत में मध्यम प्रतिरोध जो 1 ओम से
100 ओम के मध्य होता है, उसे मेजर करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट मेथड देखा जिसे व्हीटस्टोन सेतु का मेथड कहते हैं। इसे हमने सॉल्व किया और एक निष्कर्ष पर पहुंचे हम। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर इस वीडियो में कोई दिक्कत हो, आपको कहीं भी कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।